ड्रामे की शुरुआत होती है मोमो नाम की लड़की से, जो कि एक विलेजर गर्ल है। वो बस में बैठी सोच रही होती है कि उसकी मदर उसकी शादी एक अनजान लड़के से करवा रही है, जिसे वो जानती तक नहीं है और ना ही उसने आज तक कभी उसे देखा है। तभी उसी बस में एक बैठे लड़की को अचानक से दौरा पड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। मोमो फौरन से उसे फास्ट एड देती है, जिससे कि वो लड़का होश में आ जाता है और मोमो को उसकी जान बचाने के बदले कुछ पैसे देने लगता है। लेकिन मोमो उन पैसों को लेने से इनकार कर देती है और उसे गुड रेस्ट करने के लिए कहकर अपने स्टॉपेज पर उतर जाती है। पर गलती से वो अपना आईडी कार्ड अपनी सीट पर ही छोड़ जाती है, जिससे वो लड़का पा जाता है, जिसका नाम जिन है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिन कोई आम लड़का नहीं है। वो ली जो कंपनी का प्रेसिडेंट है, पर दुनिया की नज़रों में उसने अपनी पहचान छुपा करके रखी थी कि वो क्या है और कौन है, क्योंकि उसे अपनी माँ के हत्यारों का बदला लेना था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब समय आ गया है यान परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद करने का। दूसरी तरफ मोमो भी शहर पहुंच जाती है और अपनी माँ के बताए डेस्टिनेशन यानी कि बाई फैमिली में पहुंच जाती है, जहाँ मिस्टर बाई मोमो से कहती है कि क्या तुम्हारे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, जो तुम गंवारों जैसे यहाँ पर शहर में आ गई हो। वो लोग उसे अपना हुलिया चेंज करने के लिए कहते हैं और उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट भी करते हैं। तभी मिस्टर एंड मिसेस बाई की बेटी यान कहती है कि आप लोग इसे डराइए मत, ये पहली बार हमारे घर आई है, आखिर ये मेरी सिस्टर है। यहाँ हमें पता चलता है कि मोमो गांव में ही पली बड़ी है अपने एडॉप्टेड माता पिता के साथ में, और अब वो अपनी स्टेप मदर और अपने ओरिजिनल फादर के घर आई है और यान उसकी स्टेप सिस्टर है। मोमो अपना ड्रेस चेंज करके नीचे जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर अपनी मदर से कहती है कि मैं उस प्ले बॉय और नकारे लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसकी मदर कहती है कि चिंता मत करो, हमने इसीलिए मोमो को यहाँ पर बुलाया है ताकि उसे तुम्हारी जगह रिप्लेस किया जा सके। वैसे भी वो गंवार गाँव की लड़की है, उसे यही मिल रहा है, यही बहुत अच्छी किस्मत है उसकी। ये सब सुनकर के मोमो अपनी स्टेप मदर से कहती कि मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, फिर आप मुझे शादी करने पर मजबूर क्यों कर रही हैं? आखिर मैं यान की जगह शादी क्यों करूँ? जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुम इस शादी से मना नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे एडॉप्टेड माता पिता को 5 लाख रुपए दिए हैं, तब उन्होंने तुम्हें हमारे पास में भेजा है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो वो 5 लाख रुपए वापस करो। मोमो कहती है कि वो पैसे आपने मुझे नहीं दिए थे, मैं आपको कहाँ से लौटाऊंगी। उसकी स्टेप मदर मोमो पर शादी का दबाव डालने के लिए उसके छोटे भाई चैन को उठवा लेती हैं, जिसे देख करके मोमो काफी डर जाती है। तभी मोमो के एडॉप्टेड माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। मोमो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि आप मेरे और मेरे भाई के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसकी मदर कहती है कि तुम हमारी बायोलॉजिकल बच्ची नहीं हो, फिर भी हमने तुम्हें 20 सालों तक पाला है, अब तुम्हारा यही फर्ज है कि तुम शादी चुपचाप से कर लो। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो तुम्हारी शादी यान परिवार में हो रही है, वो लोग बहुत पावरफुल है और तुम्हें क्या चाहिए। मोमो कहती है कि वो लड़का इतना ही अच्छा है तो यान उससे शादी करना क्यों नहीं चाहती। उसकी मदर कहती है कि यान एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी है, आखिर वो उस प्ले बॉय से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकती है। ये सुन करके तो मोमो का दिल टूट जाता है और वो अपनी मदर से कहती है कि आपको उसकी चिंता है, पर मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मोमो समझ जाती है कि उसके एडॉप्टेड माता पिता पैसों के सामने बिक चुके हैं, इसीलिए वो उनसे कहती है कि ठीक है मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं आप लोगों से और पूरी बाई फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, चाहे मैं मरी क्यों न जाऊँ, पर इस बात से आप लोगों को कोई भी लेना देना नहीं होगा। वो अपने छोटे भाई को गले से लगा करके कहती है कि अब से हमारा कोई भी नहीं है, हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों न गुजरे, हम एक दूसरे का साथ अब नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट डे यान एक पार्टी रखती है जिसमें उसकी सारी फ्रेंड्स उसकी खूबसूरती की तारीफें कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि ली जो इंटरनेशनल कंपनी के बॉस केवल 20 साल के हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा है। बहुत जल्दी वो नेक्स्ट वीक एक पार्टी के दौरान अपनी पहचान रिवील करने वाले हैं, अगर वो एक बार हमारी यान को देख लिए तो उस पर लट्टू हो जाएंगे। तभी वहाँ पर मोमो आती है। यान उसका परिचय अपने फ्रेंड से करवाती है कि ये मेरी सिस्टर है और ये गांव से आई है, इसीलिए इसने कभी भी ऐसी किटी पार्टीज को नहीं देखा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो बहुत अगली दिख रही है, तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तभी यहाँ पर जिन की एंट्री होती है, जिसे हमने शुरुआत में बस में देखा था, और यही वो लड़का है जिससे मोमो की शादी उसकी स्टेप मदर करवाना चाहती है, क्योंकि यान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक में जिन की इमेज किसी डेविल और प्ले बॉय की तरह है। जिन को आता हुआ देख यान की फ्रेंड्स उससे कहती है कि तुमने ऐसे उजड़ टाइप के इंसान को हम लोग के बीच में क्यों बुलाया है। जिन मोमो को बहुत प्यार से देखता है। मोमो तो उसे देख करके शॉक्ड हो जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसकी उसने जान बचाई थी। यान की फ्रेंड्स कहती है कि देखो कि ये लड़का कितना बेकार है और एक लीज हो कंपनी के बॉस है जो कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिए हैं। अब इन बिचारियों को क्या पता था कि जिसके सामने वो ये सब बोल रही वही इंटरनेशनल लीज हो कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सब सुनकर के जिन कहता है कि लगता है कि मेरी हरकतें बहुत ही ज्यादा फेमस होती जा रही हैं। यान जिन से कहती है कि अब से मोमो को मेरी सब्स्टिट्यूट समझना। इतना कह करके वो अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि देखो ना, मैंने उसे रिजेक्ट करके उसके साथ में कितना बुरा किया है।
जिन कहता है कि तुम कौन हो, अब से मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ मोमो को जानता हूँ। तो मोमो कहती है कि मिस्टर जिन, मैंने कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं किया था, लेकिन मेरे पास में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो जिन को साइड ले जा करके उससे कहती है कि आपसे शादी करने के बदले मैंने बाई परिवार को छोड़ने की शर्त रखी है। वो जिन से कहती है कि आप मुझसे शादी करके मुझे बस इस बाई फैमिली से निकलने में मेरी हेल्प कर दीजिए। सब सही होने के बाद में मैं आपको अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, हम डिवोर्स ले लेंगे और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जिन उसकी शर्त मान जाता है। नेक्स्ट डे यान मोमो के पास में अपने कुछ पुराने कपड़े लेकर के जाती है और उससे कहती है कि ये मेरे कुछ पुराने और उतारे हुए कपड़े हैं जिसे तुम पहन सकती हो, क्योंकि यही तुम्हारी औकात है, फिर चाहे कपड़े हो या फिर लड़का, ये सब तुम्हें मेरा छोड़ा हुआ ही मिलेगा, इसीलिए इसकी आदत डाल लो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि जिन अपने फादर की नाजायज औलाद है जिसे सिर्फ तुम ही डिजर्व करती हो। तो मोमो कहती है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, ये मेरी किस्मत है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। ये सुन करके यान उसके ऊपर हाथ उठा देती है, पर मोमो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर यान जानबूझ करके गिर जाती है। और ये देख करके उसकी मदर मोमो को एक थप्पड़ जड़ देती है और यान अपनी मदर के सामने अच्छी बन करके आग में घी डालने का काम करने लगती है, जिस पर वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो उसके भाई चैन को हॉस्टल से निकलवा देती है। मोमो को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने भाई के पास से भागती हुई जाती है और हॉस्टल के ऑनर से कहती है कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, अगर आप चैन को समय से पहले हॉस्टल से निकालते हैं तो आपको किराए के 3 गुने पैसे ज्यादा देने होंगे। जिस पर वो आदमी मोमो के ऊपर पैसे फेंकते हुए कहता है कि तुम लोग एक नंबर 1 के गंवार टाइप के लोग हो। यान मैडम ने बिल्कुल सही कहा था। ये सारी चीजें जिन अपने कार में बैठा हुआ देख रहा होता है कि किस तरीके से वो दोनों सड़क पर आ गए हैं। जिन का असिस्टेंट उनसे कहता है कि बाई परिवार की कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। जिन कहता है कि जितना उन्हें नाचना है नाच लेने दो, मैं ऐसे लोगों को अचानक से गिराने में बिलीव रखता हूँ। फिलहाल तुम मोमो और चैन के रहने के लिए फौरन से घर का अरेंजमेंट करो जहाँ वो लोग सेफ रह सके। अब मोमो और चैन को बहुत जल्दी एक घर मिल जाता है। चैन मोमो से कहता है कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमें बिना भटके किराए का घर मिल गया। वो मोमो से कहता है कि दीदी, मैंने सुना है कि आप इस शहर के सबसे घटिया आदमी के साथ में शादी करने जा रही हैं, क्या ये बात सच है? मोमो कहती है कि जिन बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है, दूसरों की बात पर आखिर तुम कैसे यकीन कर सकते हो, उन्होंने कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। जिन मोमो की सारी बातें खड़ा सुन रहा होता है। मोमो चैन से कहती है कि जो लोग खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं दरअसल में वही लोग बहुत बुरे निकल जाते हैं, पर जिनसे शादी करने के बाद में हम बाई परिवार से सारे रिश्ते तोड़कर एक आजाद जिंदगी जी सकते हैं। नेक्स्ट डे मोमो और जिन शादी कर लेते हैं। जिन उसे एक कार्ड देता है जिसमें मोमो के नाम एक घर होता है जहाँ वो दोनों अपनी शादी क्लियर होने के बाद में रह सकते हैं। ये देख कर के मोमो बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। जिन उससे कहता है कि शाम को मेरी एक पार्टी है, वहाँ से फ्री होने के बाद में क्या तुम मेरे साथ में डिनर करना पसंद करोगी? मोमो शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ। वहीं हम यान को देखते हैं जो कि लीचो इंटरनेशनल कंपनी की पार्टी में जाने के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उन्हें तो वहाँ से इनविटेशन मिला ही नहीं होता है। उसके फादर कहते हैं कि काश हम वहाँ पर जा पाते तो ये हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता, पर हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर यान की मदर आती है जिनके पास में 2 इनविटेशन कार्ड होते हैं। ये देख करके तो यान के फादर के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसकी मदर किसी के साथ में नाइट एक्सपेंड करके आई थी उस इनविटेशन कार्ड के बदले, और ये बात उनके गले पर निशान देख करके वो समझ जाते हैं। यान तो एकदम से सज धज के पार्टी में पहुंचती है जहां सभी बातें कर रहे होते हैं कि किसी ने भी इस कंपनी के प्रेसिडेंट को नहीं देखा है, पर आज हम उन्हें देख पाएंगे। तभी वहां पर जिन आ जाता है जिसे देख करके तो यान भड़क जाती है और उसकी मदर जिन से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ पर आने की। वहाँ पर सभी बातें करने लगते हैं कि इसे तो यान फैमिली ने अपने घर से बाहर निकाल दिया है। यान उससे कहती है कि तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है ना कि हाई सोसाइटी पार्टीज में कुत्ते बिल्लियों का आना मना है। जिन कहता है कि पर मैं तो यहाँ पर इनवाइटेड हूँ। तो यान उसका मजाक उड़ाते हुए कहती कि तुम्हारे जैसे भिखारी को लीचो ग्रुप के बॉस कैसे इनवाइट कर सकते हैं, वो तो तुम्हें जानते भी नहीं होंगे। जिन कहता है कि अगर वो मुझे जानते होंगे तो। यान कहती है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ से गार्ड से कह करके बाहर भिगवाना पड़ेगा। ये सुनकर के तो जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी जिन के पास में मोमो की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि क्या आप भूल गए कि आपने कहा था कि आज आप हमारे साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर के जिन वहाँ से जाने लगता है और अपने आदमियों को इशारा कर देता है जो कि पार्टी हॉल में अनाउंस करता है कि आज प्रेसिडेंट किसी काम में बिजी है इसलिए आज वो नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर के तो यान का मुंह बन जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन अपना सारा सामान लेकर के मोमो के घर चला जाता है और उससे कहता है कि मैंने यान फैमिली को छोड़ दिया है, उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है और ना ही मेरा कोई है, साथ ही मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मोमो कहती है कि ऐसे मत कहो, एक बार हमारे
हमारी शादी की सर्टिफिकेट आ जाएगी तो हम लीगली तौर पर पति पत्नी बन जाएंगे और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिन उसे जानबूझ करके हक कर लेता है और उससे कहता है कि मेरा तो तुम्हारे सिवा अब कोई भी नहीं है, क्या तुम मेरा खर्च उठा लोगी? तो चैन बताता है कि मेरी बहन ग्रेजुएट है। मोमो कहती है कि कल से मैं जॉब ढूंढना शुरू करूंगी और हम सब कुछ नए तरीके से शुरू करेंगे। ये सब देख करके जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी वाइफ एक साफ दिल की इंसान है और उसके अंदर लालच नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरे दिन मोमो जॉब के लिए जाती है, लेकिन उसके पास में मास्टर डिग्री ना होने की वजह से उसे कोई भी जॉब देने के लिए तैयार नहीं होता। ये सबसे मोमो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है कि तभी वहाँ पर जिन का असिस्टेंट आता है और उसे लीज हो कंपनी में जॉब देने के लिए ऑफर करता है, साथ ही हाई सैलरी और सारी डिटेल्स उसे बता देता है। ये सुनकर के तो मोमो समझ ही नहीं पा रही होती कि उसकी इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। अब उसे क्या पता था कि वो अपने हस्बैंड की कंपनी ज्वाइन कर रही है। जिसके बाद जिनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया है, अगर इसके अलावा कोई और काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जिन कहता है कि आज से तुम्हारा अब यही काम होगा कि यान परिवार को बर्बाद करने की हर वो संभव कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि यान फैमिली 1 महीने के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाए। वहीं मोमो जिन को कॉल करके बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। अब से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। यहाँ पर जिन अपने एम्प्लॉयज़ के सामने मोमो से प्यार भरी बातें करने लगता है और फ़ोन पर ही उसे एक प्यारी सी किस पास कर देता है। ये देख करके तो सारे एम्प्लॉय सोचने लगते हैं कि आज उनके बॉस को क्या हो गया है। नाइट में डिनर पर जिन मोमो को बताता है कि उसे भी एक ड्राइवर की जॉब मिल गई है। ये सुन करके तो मोमो काफ़ी हैप्पी हो जाती है। मोमो बताती है कि मेरी कंपनी के बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पर उन्हें किसी ने आज तक देखा ही नहीं है और वैसे भी मैं तो एक छोटी सी अकाउंटेंट हूँ, पता नहीं मैं उन्हें इस जन्म में कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। जिन कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम एक दिन उनसे ज़रूर मिलोगी। आफ्टर डिनर जिन चैन को ये स्कूल में एडमिशन दिलाने की बात कहता है, जिसे सुनकर के मोमो कहती है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, उस स्कूल में एडमिशन मिल पाना इम्पॉसिबल है और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। जिन उससे कहता है कि मेरे मालिक बहुत दयालु है, ये काम वो करवा देंगे। यहाँ पर जिन उससे कहने लगता है कि अब इतनी बड़ी काम के लिए तुम मुझे थैंक्स कैसे कहोगी। वो मोमो के काफ़ी करीब चला जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर मोमो पीछे हट जाती है। नेक्स्ट डे मोमो स्कूल के ऑनर से बात करती है, जो कि उसे बताते हैं कि चैन पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका स्कॉलरशिप तो चुटकियों में फाइनल हो जाएगा। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इन्हें यान देख लेती है और वो सोचने लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि चैन को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिल जाए। वहीं स्कूल का ऑनर जिन को कॉल करके बताता है कि आपने जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया है। इन सब के बदले जिन उनके स्कूल को डोनेशन प्रोवाइड करता है। उधर यान जिन के स्टेप ब्रदर यूशन से मिलती है, जिसे उसने अपने प्यार के जाल में फंसा रखा था। उसे बताती है कि मैंने आज चैन को यून स्कूल में देखा, तो यूशन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। उस स्कूल में गरीब गंवार टाइप के लोगों का एडमिशन नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ रिच फैमिली के बच्चे स्टडीज़ के लिए जाते हैं। मैं अभी उसे स्कूल से बाहर फेंकवाता हूँ। तो यान कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, मैंने पता किया था, उसके एडमिशन के लिए लीज हो इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट ने सिफारिश की है। ये सुन करके तो यूशन परेशान हो जाता है कि आखिर इतने बड़े आदमी के साथ में उनका क्या लेना देना। वहीं छुट्टी के दौरान चैन स्कूल से बाहर नहीं आता। ये देख करके मोमो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है। जहाँ चैन उसे एक रूम में लॉक मिलता है, वहाँ कुछ पुलिस बच्चे उसका हाथ पैर बांधकर उसे लॉक करके भाग गए थे। ये देख करके प्रिंसिपल उनके माता पिता को बुलाते हैं, पर उनके माता पिता आते ही उल्टा चैन को स्कूल से बाहर निकालने की बात करते हैं। ये कह करके कि ऐसे भिखारी लोगों को इस स्कूल में एडमिशन देने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मोमो कहती है कि हम गरीब हो या अमीर, ये स्कूल है और सबका समान है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने की। चैन कहता है कि दीदी हम लोग इतने गरीब हैं, इसीलिए हमें सब परेशान करते हैं। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है, जिसे देख करके वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो जिन है जिसे यान फैमिली ने त्याग दिया है, इसकी क्या औकात है जो हमारे सामने खड़ा हो जाए, इसीलिए अभी के अभी चैन को स्कूल से बाहर निकाल दो। जिन कहता है कि आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि वो सही है और इन सब का परिणाम क्या होगा। वो पेरेंट्स जिन को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो हम पूरे शहर में तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, क्योंकि मुझे कौन नहीं जानता है, तुम दोनों को नौकरी से बाहर निकलवा देंगे और यहाँ तक कि तुम दोनों को इस शहर में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब सुन करके तो जिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उनसे कहता है कि मैं 3 दिन का समय देता हूँ तुम दोनों को माफ़ी मांगने के लिए। जिन मोमो से उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन मोमो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरा भाई किस स्कूल में पढ़ेगा, तुम इन लोगों के साथ में बहस मत करो। जिन कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये तुम्हारे सामने घुटने टेक करके माफी मांगेंगे। मोमो के जाने के बाद में जिन उन दोनों की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू करवा देता है। तभी उस आदमी के पास में कॉल आता है कि उसकी कंपनी के साथ में जितनी भी बड़ी कंपनीज थी सभी ने डील तोड़ दिया है। साथ ही उसकी वाइफ को भी बहुत ही बड़ा झटका लगता है। दोनों ही भागते हुए स्कूल से बाहर निकल जाते हैं।
उनके जाने के बाद में जिन प्रिंसिपल को भी स्कूल से बाहर निकाल देता है। देखते ही देखते वो पेरेंट्स बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उनकी कंपनी भी लॉस में जाने लगती है। तब उन्हें समझ में आता है कि वो उस दिन किसके साथ में बदतमीजी कर रहे थे और वो दोनों ही स्कूल के बाहर अपने घुटनों पर बैठ कर के मोमो से माफ़ी मांगते हैं। मोमो को ऐसा लगता है कि जिन ने अपने बॉस से कह करके ये सब करवाया है और वो उन्हें फ़ौरन से माफ़ कर देती है। शाम को जिन मोमो के लिए एक रिंग लेकर के जाता है। ये देख करके मोमो कहती है कि इतना महंगा रिंग तुमने कैसे खरीद लिया, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। जिन कहता है कि डार्लिंग ये तो नकली रिंग है और धीरे से बिल छुपा देता है और वो उससे कहता है कि क्या मैं 100 रुपये भी खर्च करने लायक नहीं हूँ। ये सुन करके मोमो रिंग फौरन से ले लेती है और खुशी खुशी उसे पहन लेती है। जिन मन में सोचता है कि मुझे माफ़ कर देना मोमो, मुझे तुमसे भी अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है, पर तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाए ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। उसे तो इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चाहे वो फिर कोई भी हो। वहीं यान की मदर यान से कहती है कि हमारी बाई फैमिली की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, हम बहुत जल्दी रोड पर आने वाले हैं और इतनी बड़ी परेशानी से तुम ही हमें बाहर निकाल सकती हो। तो यान उनसे पूछती कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। यान की मदर उससे कहती है कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर कियान के साथ में सोना पड़ेगा। ये सुनकर के यान कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रही है, कियान एक बूढ़ा आदमी है और आप अपने फायदे के लिए मुझे सेल कर रही हैं। ये सुनकर के उसकी मॉम भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा वरना हम कंगाल हो जाएंगे, और अगर हम कंगाल हो गए तो तुम भी लीज हो इंटरनेशनल कंपनी के बॉस के सामने खड़ी भी नहीं हो पाओगी। ये सुनकर के यान सोचने लगती है कि उसकी मदर तो बिल्कुल सही कह रही हैं और वो ये भी सोचने लगती है कि बाई फैमिली की बेटी तो मोमो भी है, फिर वो भी तो उसकी जगह पर जा सकती है। इसीलिए वो यूशिन के साथ में मिल करके मोमो को कॉल करवाती है। यूशिन मोमो से कहता है कि मैं जिन का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, यहाँ पर जिन की फाइट हो चुकी है, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर के मोमो भागती हुई कियान के होटल पहुंच जाती है। कियान मोमो से पूछता है कि क्या तुम बाई फैमिली की बेटी हो, तो मोमो कहती है कि हाँ। तो कियान कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गई। मोमो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो कियान से कहती है कि लगता है कि मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। तो कियान कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें मुझे 2 मिलियन में बेच दिया है। ये सुनकर के मोमो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कियान से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। कियान हंसने लगता है और कहता है कि अब से तुम मेरी हो। ये सुनकर के मोमो डर जाती है और भाग करके खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, जिसके बाद वो जिन को कॉल करके सारी बातें बताती है। लेकिन तब तक कियान का आदमी उसे पकड़ लेता है और कियान उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है और कियान को एक किक मारते हुए मोमो को उठा करके ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर यूशिन और यान भी पहुँच जाते हैं। यूशिन जिन से कहता है कि चुपचाप उसे यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें यान कैपिटल में जगह नहीं मिलेगी। ये सुन करके तो जिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो यूशिन को एक जोरदार किक मारता है और उससे कहता है कि तुम दोनों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, अब तुम दोनों को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। घर आकर के जिन मोमो को चुप कराता है। मोमो उससे कहती है कि बाई फैमिली और यान फैमिली दोनों को ही हमने नाराज कर दिया है और वो फिर से हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। जिन कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिन मोमो से कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी। उनकी मौत किसी नेचुरल तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें मार डाला गया था। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे एक नाजायज के रूप में समाज में कलंकित कर दिया गया और ये सब यान फैमिली की साजिश थी। यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और जिन अपनी माँ के बारे में बताता है कि श्रीमती चुयान और मेरी माँ अच्छे दोस्त थे, पर चुयान के फियांसी की नीयत मेरी माँ पर खराब हो गई थी और वो उनके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात मेरी माँ अपने दोस्त से इसलिए नहीं बताती क्योंकि वो अपने फियांसी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन चुयान और उसके मंगेतर ने शादी कर ली। फिर उन्हें पता चलता है कि चुयान इस वक्त किसी भी बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है। तो उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो मेरी माँ के जरिए एक बच्चा पैदा करेंगे जिसे वो अपनी संतान बना लेंगे। इसके लिए उनकी दोस्त चुयान उन्हें धोखे से अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जिसके बाद उनके हस्बैंड मेरी माँ के साथ में जबरदस्ती करते हैं। जब ये बात दुनिया के सामने आई तो उन्होंने मेरी मदर पर ये सारा इल्जाम लगा दिया कि मेरी माँ ने अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को सीड्यूस किया और खुद प्रेग्नेंट हो गई। ना मेरी माँ को सही दर्जा मिला, साथ ही मुझे भी नाजायज का नाम मिल गया। 20 सालों तक मेरी माँ इस कलंक और दुनिया के तानों के साथ में जीती रही। मोमो कहती है कि तुम्हारे लिए ये बीते साल बहुत ही ज्यादा कठिन रहे होंगे। जिन कहता है कि मैंने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है, एक कड़ी मेहनत की है। बस मुझे एक ही बात का डर है कि मैं कहीं अपनी माँ का बदला लेने से चूक न जाऊं।
पर मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मोमो कहती कि पर हम उनसे बदला लेंगे कैसे? यान फैमिली तो बहुत नामी लोग हैं, ये इतना भी आसान नहीं होगा। उनके कई पावरफुल लोगों के साथ में क्लोज रिलेशन है और मैं तो एक छोटी सी अकाउंटेंट हूँ और आप एक ड्राइवर हैं। जिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना रिवेंज बहुत मजे से लूंगा। नेक्स्ट डे ली जो इंटरनेशनल अपनी कंपनी की 6 अलग अलग कंट्रीज की ब्रांच के साथ में एक कॉन्फ्रेंस रखती है, जिसमें कि लोकल बिजनेसमैन भी होते हैं, जिसमें कि जिन के फादर भी शामिल होते हैं। अब जैसा कि मोमो भी उसी कंपनी में जॉब करती थी, इसीलिए वो भी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी होती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो जिन की, जिसे देख करके उसके फादर शॉक्ड हो जाते हैं और उसका स्टेप ब्रदर यूशन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पर आने की। जिन कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मेरे सामने खड़े होकर के मेरी कंपनी में इस तरीके की बात कर रहे हो। मोमो भी सोचती है कि जिन को आखिर क्या हो गया, वो सबके सामने ऐसे भी एक व्यू कर रहा है। वो भाग करके फौरन से जिन के पास जाती है और उससे कहती है कि ये सही समय नहीं है इन लोगों से भिड़ने का। तभी वहाँ पर जिन का असिस्टेंट आता है और उन्हें बॉस कह करके पुकारता है। ये सुन करके तो मोमो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर जिन उसके सामने अपनी पहचान बता देता है, वही इंटरनेशनल लीज हो कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सुन करके तो मोमो के पाँव तले से जमीन निकल जाते हैं और ये सुन करके यूशन उसके असिस्टेंट से कहता है कि जरूर कोई आपको गलतफहमी हुई है, ये तो यान फैमिली से निकाला गया एक बकवास इंसान है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें धक्के मार के इस कॉन्फ्रेंस हॉल से निकालना पड़ेगा। लेकिन यूशन को तो इतना बड़ा सदमा लगा था कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, जिस पर जिन उसे एक थप्पड़ लगा देता है। ये देख करके उसके फादर भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। वो जिन के ऊपर हाथ उठाते हैं पर उनका असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम हमारे सामने खड़े हो सको और तुम उन पर हाथ उठा रहे हो। हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा यान कंपनी को दिवालिया करने में। जिन के फादर समझ जाते हैं कि जिन उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, इसीलिए वो जिन से कहते हैं कि तुम मेरे इन्वेस्ट किए हुए शेयर्स वापस कर दो, मैं तुम्हें पब्लिकली अपना नाम दे दूंगा और तुम्हें सबके सामने अपना बेटा एक्सेप्ट कर लूंगा। जिन हंसने लगता है और कहता है कि इतनी आसानी से मैं ये सब नॉर्मल कैसे कर सकता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा बदतमीज़ कब से हो गए। तो जिन कहता है कि आपको पता है कि आप क्या हैं, आप मेरी माँ के हत्यारे हैं। इस जन्म में मुझे आपके नाम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरी नज़र में सिर्फ मेरी माँ के हत्यारे हैं। आप किस मुँह से ये बात कह सकती हैं कि मैं आपको फादर के रूप में एक्सेप्ट करूँगा। यहाँ पर जिन यान परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और उन्हें बैंकरप्ट कर देता है, जो कि कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इतना कम नहीं था कि वो अपने फादर की मिस्ट्रेस को भी एक्सपोज करवा देता है, जिसके लिए वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहे थे। लेकिन उससे भी बुरा तो तब होता है जब उसके फादर को पता चलता है कि उनके मिस्ट्रेस का जो बेबी है वो किसी और का बच्चा है। ये देख करके तो वो पागल हो जाते हैं और अपने मिस्ट्रेस को ही जान से मार देते हैं और इस तरीके से वो उसकी हत्या के जुर्म में जेल चले जाते हैं। यहाँ पर जिन का बदला पूरा हो जाता है। ये सब होने के बाद में जिन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और मोमो को हक करके उसे बताता है कि फाइनली उसने अपनी माँ का रिवेंज ले लिया और अपनी माँ को इंसाफ दिला दिया। जिसके बाद वो मोमो को किस कर लेता है और पहली बार ये दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं यूशन अपने फादर को जेल जाता हुआ देख और अपनी माँ की इतनी बुरी कंडीशन देख करके पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि उन्हें उनके किए की सज़ा मिल गई थी। यूशन सैड होकर के बैठा होता है। तभी वहाँ पर यान आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया। यूशन उसे बताता है कि जिन ही ली जो इंटरनेशनल का मालिक है, उसने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है। वो यान को हक करके कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाना। यान कहती है कि दूर रहो मुझसे, तुमने अपनी शक्ल देखी है, अब तुम भिखारी जैसे हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये बात तो यूशन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाती है और वो मिस्टर कियान को कॉल कर देता है, जिसका अंजाम ये होता है कि वो ठगी आदमी यान के घर पहुँच जाता है और उसके फादर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो गई मुझे धोखा देने की। यान के फादर कहते हैं कि क्या उस दिन यान ने आपको सेटिस्फाइड नहीं किया था जो आप ये सब बोल रहे हैं। अब जैसा कि यान ने उस दिन तो होटल में अपनी जगह मोमो को भेज दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी बवाल हो गया था, लेकिन ये बात उसके फादर को पता नहीं होती है। कियान कहता है कि तुम्हारी वजह से लीज हो इंटरनेशनल के बॉस ने हमारे साथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आखिर तुमने अपनी बेटी की जगह उस दिन किसी और को क्यों भेजा था? अब तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। इतना कह करके वो यान के फादर को काफ़ी ज़्यादा पीट देता है और उनका पैर तोड़ देता है। जिसके बाद वो यान से कहता है कि तुमने तो उस दिन अपनी चाल चल दी थी, लेकिन आज तुम नहीं बच सकती हो। इतना कह करके वो अपने आदमियों से यान को उठवाता है और अपने साथ में लेकर के चला जाता है। नेक्स्ट डे मोमो ऑफिस में काम कर रही होती है तो एंट्री होती है जिन की फ्रेंड का, जो कि अब्रॉड से अभी वापस लौटी थी, जिसका नाम रुआनी है। जिन मोमो से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और उसे कहता है कि अब से हमारी कंपनी के लिए काम करेगी। जिसके
बाद रुआनी वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद में जिन मोमो को अपने करीब खींच लेता है तो मोमो कहती है कि ये ऑफिस है, आखिर आप क्या कर रहे हैं। जिन कहता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि सबको अब पता चल जाए कि तुम सिर्फ मेरी हो। और ये सारी बातें रुआनी सुन लेती है और मन में सोचती कि तुम मेरे आने का वेट तक नहीं कर पाए, देखो अब मैं क्या क्या करती हूँ, जिन तुम सिर्फ मेरे हो। अगले ही पल में रुआनी मोमो के पास जा करके उससे कहती है कि कब से तुम और जिन एक साथ में हो। मोमो कहती है कि इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना है। तो रुआनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिन तुम्हारे साथ ही इतना काइंड है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में वो काइंड है और उसे बहुत सारी लड़कियां चाहने वाली है जैसे कि तुम उसे चाहती हो। और मुझे तो ये भी पता है कि तुम उसके साथ में रहती हो और उसके साथ में सो भी चुकी हो। ये सुन करके तो मोमो शॉक्ड हो जाती है और मोमो कहती है कि आखिर तुम इतनी डीपली किसी की लाइफ में कैसे जा सकती हो। रुआनी कहती है कि मैं तुम्हें एक फ्री की बात बताने जा रही हूँ, अगर तुम्हें जिन के ऊपर इतना ही भरोसा है तो उसने अभी तक तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पब्लिकली क्यों नहीं अनाउंस किया। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। ये सब सुन करके तो मोमो भी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो जिन के पास जाती है, पर जिन किसी डीलर से डिटेल की बात कर रहा था, लेकिन वो इस तरीके से बात कर रहा होता है कि मोमो को लगता है कि वो किसी और लड़की से बात कर रहा है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। लेकिन रुआनी अपनी चालें चलना बंद नहीं करती, वो खुद से गिर करके जिन के सामने मोमो पर सारा इल्जाम डाल देती है। ये देख करके जिन रुआनी को उठा करके अपने साथ ले जाता है और उसका फर्स्ट एड करता है, जिसके बाद वो मोमो से रुआनी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। मोमो कहती है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो आखिर मैं किस बात के लिए माफ़ी मांगूं। यहाँ पर रुआनी अच्छा बनने का नाटक करती है, जिस पर जिन उसे मोमो की तरफ से सॉरी कहता है। ये देख कर कि मोमो का हार्ट ब्रेक हो जाता है, ये सोच करके कि जिन उसके ऊपर बिलीव नहीं करता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिन भी उसके पीछे भागता हुआ जाता है। घर आकर के मोमो जिन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मैं बहुत ही गरीब फैमिली में पली बड़ी हूँ, मेरी सोच और आपकी सोच में बहुत अंतर है, आपने सबके सामने मुझे गलत साबित किया। तो जिन कहता है कि बात गलत और सही की नहीं है, उस समय मैंने बस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की। तो मोमो कहती है कि इससे पहले बात और बिगड़े, हम डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुन करके तो जिन शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मोमो जानबूझ करके उससे कहती है कि फिर ठीक है, तुम मुझे 500 मिलियन दे सकते हो। जिन बिना सोचे समझे इतनी बड़ी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मोमो उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुमने मुझसे एक भी बार नहीं पूछा कि मुझे ये पैसे क्यों चाहिए, मैंने तो सिर्फ गुस्से में ये बात बोली थी। पर जिन उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम मेरा सब कुछ ले लो, पर हम पति पत्नी है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शादी को पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए। दूसरे दिन मोमो जिन का डिनर पर वेट कर रही होती है, पर काफ़ी टाइम होने के बाद में वो जिन को कॉल करती है। तो जिन उससे कहता है कि रुआनी को तेज फीवर है, उसने मुझे कॉल किया था, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। जिन जब रुआनी के घर पहुँचता है तो रुआनी जानबूझकर के नाइट ड्रेस पहन करके बीमार होने का नाटक करती है और वो बेहोश होने का नाटक कर रही होती है, जिसकी वजह से जिन को ना चाहते हुए उसे उठा करके कार तक ले जाना पड़ता है। जिन जैसे ही उसे कार में बिठाता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो रुआनी जानबूझकर के अपना अंडरगारमेंट्स उसकी कार में रख देती है। जिन जैसे ही उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो वो उसे जानबूझकर के हक कर लेती है। ऐसा करता हुआ रुआनी के आदमी उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। अगली सुबह यह न्यूज़ आग की तरफ फैल जाती है। न्यूज़ देख करके तो जिन परेशान हो जाता है और वो पागलों की तरह भागते हुए मोमो के पास जाता है और उसे चीजें क्लियर करने की कोशिश करता है। मोमो कहती है कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहनकर दूसरी लड़की के गले मिलूं तो आप क्या सोचेंगे, क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे। तो जिन उससे कहता है कि मैं हर एक बात का जवाब दूंगा, प्लीज मेरे साथ में चलो। मोमो जैसे ही कार में बैठने जाती है तो उसे रुआनी का अंडरगारमेंट्स मिल जाता है जो उसने जानबूझ करके रखा था। वो जिन से पूछती है कि लड़कियों का सामान आपकी कार में क्यों है। जिन कहता है कि मुझे तो खुद भी नहीं पता है कि आखिर कहाँ से आया। मोमो की तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उससे कहती है कि अगर तुम सच में रुआनी को चाहते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ से निकलने के लिए तैयार हूँ, पर इस तरीके से मेरी इंसल्ट तो मत करो, मेरी फीलिंग के साथ में खेलो तो मत। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जिन का असिस्टेंट आता है और वो उसे बताता है कि ये सब आपकी फ्रेंड रुआनी का किया धरा है, उन्होंने ये फोटोज गलत तरीके से लीक करवाया और न्यूज़ में ये सब फैलवाया है। ये सब सुन करके तो जिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी दोस्त ये सब क्यों कर रही है। वहीं रुआनी सोच रही होती है कि मोमो मुझे तुम्हें हमेशा के लिए जिन की जिंदगी से निकालना होगा, जिसके लिए मोमो के ऊपर वो अपने गुंडों से अटैक करवा देती है। गुंडे उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर तब तक वहाँ पर जिन का असिस्टेंट आ जाता है और उन गुंडों से फाइट करता है, पर इन सब में मोमो गिर करके बेहोश हो जाती है।
तब तक जिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मोमो को फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाता है। तभी उसका असिस्टेंट जिन को कॉल करके बताता है कि गुंडों ने ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने ये सब रुआनी के कहने पर किया है। ये सुन करके तो जिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो फौरन से रुआनी के पास जाता है, जहाँ वो जिन से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तो जिन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो रुआनी उसे जानबूझ करके सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जिन दूसरी साइड फेस करके कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, इसीलिए सारी बकवास चीजें अभी के अभी बंद कर दो। जिस पर रुआनी उससे कहती है कि अगर तुमने अभी के अभी हाँ नहीं कहा तो मैं खुद को मार डालूंगी। जिन कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहती हो तो शौक से मर सकती हो। मैं मोमो से बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरी वाइफ है, मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो ये सब सुनकर के रुआनी और भी ज्यादा पागल हो जाती है और खुद का किया खुद से कबूल कर लेती है। और ये सारी बातें जिन रिकॉर्ड कर लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसने जो भी किया है इसकी सजा इसे अच्छे से मिलनी चाहिए। वहीं मोमो को होश आते ही जिन पब्लिकली मोमो से शादी करता है, जहां वो सबके सामने मोमो को एज ए वाइफ एक्सेप्ट करता है, जहां मोमो उसके कान में उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन करके तो जिन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।